चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही सुंदर तराजू। इस चित्र को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि तराजू के एक पलड़े में नीले रंग का द्रव है जो शायद बर्फ या जल है, और दूसरे पलड़े में लाल रंग का धुआं यानी गैस है। हाँ, और ये दोनों पलड़े एकदम बराबर रुके हुए हैं। हो गया हो। इसे देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या साम्यावस्था का मतलब ये है कि सब कुछ रुक गया है या फिर मतलब अंदर अभी भी कुछ चल रहा है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। बाहर से भले ही ये रुका हुआ लगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिसे हम आगे के पेजों में गहराई से समझेंगे। अच्छा, तो अब पेज रोकर चलते हैं। यहाँ पहली हेडिंग है भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। मैं यहाँ से परिभाषाएं पढ़ता हूँ। पहला है ठोस द्रव साम्य, दूसरा है द्रव वाष्प साम्य और तीसरा है ठोस वाष्प साम्य। इन तीनों का मतलब बहुत ही सीधा है। जब हम ठोस द्रव साम्य की बात करते हैं तो मान लीजिए बर्फ और पानी एक साथ मौजूद है। जब बर्फ के पिघलने की दर पानी के जमने की दर के बिल्कुल बराबर हो जाए तो वो ठोस द्रव साम्य कहलाता है। समझ गया। इसके आगे एक और परिभाषा लिखी है, सामान्य क्वथनांक। यहाँ लिखा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बंद जार। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। इस बंद जार के अंदर थोड़ा पानी है। वाष्पीकरण के लाल तीर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पानी भाप बन रहा है। अरे हाँ, और नीले तीर नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो नीले तीर संघनन को दर्शा रहे हैं, यानी भाप वापस पानी में बदल रही है। जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों तीर एक बराबर गति से चलने लगे तो उसे ही हम द्रव वाष्प साम्य कहते हैं। इसी पेज पर एक फैक्ट बॉक्स भी है जिसमें हेनरी का नियम दिया गया है। मैं इसे पढ़ता हूं। किसी ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुली गैस की मात्रा उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना सा है कि आप गैस पर जितना ज्यादा दबाव डालेंगे वो पानी के अंदर उतनी ही ज्यादा घुलेगी। क्या हम इसे सोडा वाटर की बोतल के उदाहरण से समझ सकते हैं? मेरा मतलब है, जब हम ढक्कन खोलते हैं तो दबाव अचानक कम हो जाता है और सारी गैस बुलबुले बनकर बाहर आ जाती है। एकदम सही उदाहरण दिया। यही हेनरी के नियम का सबसे अच्छा व्यवहारिक रूप है। अब पेज 3 पर आते हैं। हेडिंग है रासायनिक साम्यावस्था, गतिक प्रकृति। यहाँ लिखा है कि साम्यावस्था गतिक होती है क्योंकि इसमें अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं समान दर से होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन कभी रुकता नहीं है। आगे जाने की स्पीड और पीछे लौटने की स्पीड बिल्कुल बराबर हो जाती है। आगे लिखा है कि साम्यावस्था पर अधिकारक और उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है। और फिर एक एग्जाम अलर्ट दिया है, साम्यावस्था केवल बंद निकाय में ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही साफ सुथरा ग्राफ। ये ग्राफ सांद्रता और समय के बीच है। इसमें लाल रेखा रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों की है जो ऊपर से नीचे आ रही है। अच्छा, और प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों की नीली रेखा नीचे से ऊपर जा रही है। जी हाँ, और एक खास समय के बाद दोनों रेखाएं एकदम सीधी हो गई हैं। उसी सीधे बिंदु को हम साम्यावस्था रेखा कहते हैं, जहां मात्रा में बदलाव होना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये तो मुझे एक व्यस्त दुकान की तरह लग रहा है, जहां जितने ग्राहक अंदर आ रहे हैं ठीक उतने ही बाहर भी जा रहे हैं। बाहर से देखने पर लगेगा कि दुकान के अंदर भीड़ एकदम समान है। क्या बात है! ये गतिक साम्य को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दुकान चालू है लेकिन भीड़ की संख्या स्थिर है। अच्छा, पेज 4 पर एक नियम है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसके अनुसार एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय संहति के गुणनफल के समानुपाती होती है। सक्रिय संहति का मतलब आसान भाषा में सांद्रता या गाढ़ापनी होता है। यानी जितने ज्यादा अभिकारक होंगे रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ केसी यानी साम्य स्थिरांक का एक सूत्र भी है और नीचे एक नोट में 3 बिंदु हैं। पहला मोलर सांद्रता, दूसरा यह ताप पर निर्भर करता है और तीसरा शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव की सांद्रता को 1 माना जाता है। ये तीसरा बिंदु बहुत ही जरूरी है। जब हम सूत्र में मान रखते हैं तो गैसों या घुले हुए पदार्थों की मात्रा तो बदलती है, लेकिन ठोस और शुद्ध द्रवों का घनत्व हमेशा एक जैसा रहता है। तो अगर मैं किसी रिएक्शन में ठोस पदार्थ की मात्रा बढ़ा दूं तो क्या साम्यावस्था पर
कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसा कि नोट्स में लिखा है, उसे एक मान लिया जाता है। इसलिए ठोस को कितना भी बढ़ा दें, सूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ गया। अब पेज 5 पर समांग साम्य और केपी का जिक्र है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए केपी का सूत्र है Kp बराबर Kc गुणा RT की घात डेल्टा N। जी, जब गैसों की बात आती है तो हम सांद्रता की जगह आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसे केपी कहा जाता है। P यानी प्रेशर। आगे विषमांग साम्य की हेडिंग है और उसमें एक उदाहरण दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस है, टूटकर ठोस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस उदाहरण को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो चीजें ठोस हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ठोस को सूत्र से हटा दिया जाता है। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन नोट में लिखा है कि Kc केवल CO2 गैस की सांद्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। ठोस कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को हमने एक मानकर सूत्र से पूरी तरह हटा दिया है। ये गणित को बहुत आसान बना देता है। पेज 6 पर साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग दिए गए हैं। पहला है अभिक्रिया की सीमा। यहाँ 3 मान है। अगर Kc 10 की घात 3 से बड़ा है तो उत्पाद अधिक होंगे। ये इसका मतलब है कि रिएक्शन लगभग पूरा हो चुका है और अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। दूसरा है अगर Kc 10 की घात -3 से 10 की घात 3 के बीच है। और तीसरा अगर Kc 10 की घात -3 से छोटा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक थर्मोमीटर जैसा ग्राफिक। इसमें हम देख सकते हैं कि जब Kc बहुत छोटा होता है तो रिएक्शन मुश्किल से शुरू हो पाता है और थम जाता है। अच्छा, और इसी पेज पर अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए Qc की तुलना Kc से की गई है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है तीरों वाला एक बहुत ही स्पष्ट डायग्राम। बाईं ओर और दाईं ओर जाने वाले तीर हैं जो Qc और Kc की तुलना कर रहे हैं, जिससे अग्र या प्रतीप दिशा तय होती है। हाँ, अगर मैं Qc को एक GPS लोकेशन मान लूं और Kc को हमारी मंजिल मान लूं तो ये दिशा तय करने का एक कमाल का टूल बन जाता है। ये तो बहुत ही मजेदार तुलना है। अगर आपका जीपीएस बताता है कि आप मंजिल से पीछे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, यानी अग्र दिशा में जाएंगे। और अगर जीपीएस कहे कि हम मंजिल से आगे निकल गए हैं तो हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, यानी प्रतीप दिशा में वापस आना होगा। एकदम सही। और जब QC और KC बराबर हो जाए तो समझ लीजिए कि आप साम्यावस्था वाली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। पेज 7 पर ऊष्मा गतिकी और साम्यावस्था का हेडिंग है। यहाँ एक सूत्र लिखा है डेल्टा G नॉट बराबर -RT नेचुरल लॉग K। ये ऊष्मा गतिकी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। डेल्टा G नॉट को हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं। इसे एक सिस्टम की बैटरी की तरह समझा जा सकता है। आगे 2 स्थितियां लिखी हैं। डेल्टा G नॉट अगर 0 से कम है तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, और अगर 0 से ज्यादा है तो स्वतः अप्रवर्तित होगी। स्वतः प्रवर्तित का मतलब है जो काम अपने आप हो जाए बिना किसी बाहरी मदद के, जैसे पहाड़ से पानी का नीचे गिरना। इसके लिए बैटरी की ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए मान माइनस में होता है। अच्छा, और जो काम अपने आप नहीं हो सकता उसके लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। अब पेज 8 पर रसायन विज्ञान का बहुत ही मशहूर नियम है ला-शातिलिए का सिद्धांत। मैं परिभाषा पढ़ता हूं। यदि साम्यावस्था पर ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। इसे समझना बहुत आसान है। हमारा सिस्टम हमेशा शांति चाहता है। हम जो भी बदलाव करेंगे, सिस्टम हमेशा उसका उल्टा करके उस बदलाव को खत्म करना चाहेगा। यहाँ सांद्रता, दाब और आयतन के प्रभाव लिखे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, इसका भी जिक्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है बीकर, गैस वाले पिस्टन और गुब्बारे के बहुत ही प्यारे चित्र। पिस्टन को नीचे दबाते हुए दिखाया गया है जिससे दाब बढ़ रहा है। तो दाब बढ़ने से क्या होगा? जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा जगह कम हो जाएगी। तो ला-शातिलिए के सिद्धांत के अनुसार सिस्टम उस तरफ भागेगा जहां गैस के मोल कम हो, ताकि भीड़ कम हो सके। अमोनिया वाले उदाहरण में वो आगे की तरफ भागेगा। ये तो किसी तनाव कम करने वाले तंत्र, मेरा मतलब है स्ट्रेस रिलीफ सिस्टम की तरह लग रहा है। सिस्टम पर जो भी स्ट्रेस डालो वो उसे कम करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल सही। वो हर हाल में वापस संतुलन में आना चाहता है। पेज 9 पर ला-शातिलिए के सिद्धांत का दूसरा भाग है।
यहाँ ताप का प्रभाव लिखा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, और उत्प्रेरक तथा अक्रिय गैस का भी जिक्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है थर्मामीटर वाले कुछ लाल और नीले चित्र, साथ ही एक अभिक्रिया निर्देशांक वाला ग्राफ भी है जिसमें पहाड़ जैसी आकृति बनी है। हाँ, यहाँ लिखा है कि उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। जी, उत्प्रेरक तो बस एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। ग्राफ में जो पहाड़ है, उत्प्रेरक उस पहाड़ के बीच से सुरंग निकाल देता है जिससे हम साम्यावस्था तक जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो साम्यावस्था की जगह नहीं बदलता, वो सिर्फ समय बचाता है। एकदम सही कहा आपने। अब हम पेज 10 पर आते हैं। यहाँ अम्ल क्षारक संकल्पनाएं दी गई हैं। पहले आरेनियस की परिभाषा है, फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी की, और अंत में लुईस की परिभाषा लिखी है। ये तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अम्ल और क्षार को समझाया है। ब्रॉन्स्टेड लोरी की परिभाषा में प्रोटॉन यानी H+ के लेन देन की बात होती है। हाँ, इसमें संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म का भी विशेष उल्लेख है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बीकर जिसमें H+ और OH- आयन तैर रहे हैं। साथ ही एक प्रोटॉन ट्रांसफर का तीर भी बना है। यहाँ BF3 और NH3 के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान वाला चित्र भी है। जी, ये लुईस की संकल्पना को समझा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले सके वह लुईस अम्ल है, और जो दे सके वह लुईस क्षार है। जैसे NH3 अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा BF3 को दे रहा है। अच्छा, अब पेज 11 पर चलते हैं। जल का आयनन और pH स्केल। यहाँ जल के आयनन का समीकरण लिखा है और Kw का मान 1.0 गुणा 10⁻⁻14 दिया है। यह मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि पानी में H+ और OH- हमेशा एक स्थिर संतुलन में रहते हैं। नीचे pH और pOH के सूत्र भी लिखे हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 0 से 14 तक का एक बहुत ही सुंदर रंगीन pH स्केल। इसे देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि बीच में हरा रंग है जो 7 को दर्शाता है। हाँ, 7 उदासीन होता है। बिल्कुल। 7 से बाईं ओर लाल रंग की तरफ जाने पर विलयन अम्लीय होता जाता है, और दाईं ओर नीले रंग की तरफ जाने पर क्षारीय। मेरे मन में एक सवाल है, pH में इस P का मतलब क्या है और इसे उल्टे लॉग यानी माइनस लॉग में क्यों मापा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। H+ की सांद्रता असल में बहुत छोटी होती है, जैसे 10⁻⁻7। माइनस लॉग का इस्तेमाल करने से वो जटिल संख्या एक सरल अंक यानी 7 में बदल जाती है, जिसे समझना बहुत आसान होता है। समझ गया। अब पेज 12 पर दुर्बल अम्ल और क्षारक की बात की गई है। जी। यहाँ आयनन स्थिरांक Ka और Kb के सूत्र दिए हैं। जी। प्रबलता का नियम कहता है कि Ka या Kb जितना अधिक होगा, अम्ल या क्षारक उतना ही प्रबल होगा। जी, लेकिन pKa के मामले में ये गणित बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हाँ, यहाँ pKa का सूत्र लिखा है -log K। माइनस का निशान लगने की वजह से pKa का मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही अधिक प्रबल माना जाएगा। ये बहुत ही सरल गणित है। इसी पेज पर बहुक्षारकीय अम्ल की लाइनें भी हैं। जी, जैसे H2SO4 या H3PO4। इनमें से पहला H+ निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए Ka1 हमेशा बड़ा होता है, लेकिन दूसरा H+ निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि एक पॉजिटिव आयन निकलने के बाद बचे हुए हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एकदम सही। और नेगेटिव चार्ज वाले अणु से दूसरा पॉजिटिव H+ खींचना बहुत ताकत का काम है। अब पेज 13 पर लवणों का जल अपघटन और सम आयन प्रभाव दिया गया है। यहाँ 3 लवणों NaCl, NH4Cl और CH3COONa की pH मान लिखे हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 अलग अलग रंग के बीकर। एक हरा है, दूसरा लाल है और तीसरा नीला है। ये तीनों लवणों के अलग अलग pH को दर्शाते हैं। अच्छा, और नीचे समायन प्रभाव की परिभाषा और CH3COONa के साथ CH3COOH का उदाहरण भी है। जी, यहाँ एक चक्र भी है। समायन प्रभाव वाले इस चक्र को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जब हम CH3COONa मिलाते हैं तो एसीटेट आयन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है।
और ला शातिलिए के सिद्धांत के अनुसार भीड़ बढ़ने से अभिक्रिया पीछे की ओर यानी बाईं तरफ चली जाती है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। इसे ही हम समायन प्रभाव कहते हैं, जिससे दुर्बल अम्ल का आयनन और भी कम हो जाता है। अब पेज 14 देखते हैं, बफर विलयन। यहाँ बफर की परिभाषा लिखी है, जो विलयन थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षारक मिलाने पर पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, वे बफर कहलाते हैं। इसे किसी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझा जा सकता है। जैसे शॉक एब्जॉर्बर झटके को रोक लेता है, वैसे ही बफर अचानक आए पीएच बदलाव को रोक लेता है। यहाँ दोनों प्रकार अम्लीय और क्षारीय के उदाहरण हैं। पीएच का सूत्र भी है और एक फैक्ट बॉक्स में मानव रक्त के बारे में लिखा है। जी, हमारे खून का पीएच 7.4 होता है और उसका स्थिर रहना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या खून भी एक प्राकृतिक बफर है? एकदम सही। हमारे खून में मौजूद सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन बफर का काम करता है, जो पीएच को बिगड़ने नहीं देता। अब हम नोट्स के बिल्कुल आखिरी पेज यानी 15 पर आ गए हैं। यहाँ विलयता गुणनफल या केएसपी की परिभाषा है। इसके दोनों सूत्र भी लिखे हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बीकर, जिसमें नीचे कुछ ठोस पदार्थ जमा हुआ है। इसे हम अवक्षेप कहते हैं। हाँ, यहाँ अवक्षेपण की शर्तें लिखी हैं। QSP जब KSP से छोटा हो या बराबर हो, या फिर QSP KSP से बड़ा हो। इसे हम चीनी और पानी के घोल से समझ सकते हैं। जब QSP KSP के बराबर हो जाता है, तो पानी में और चीनी नहीं घुल सकती, वह संतृप्त हो जाता है। और अगर QSP बड़ा हो जाए तो क्या होगा? तब वो अतिरिक्त चीनी घुलेगी नहीं, बल्कि बीकर में नीचे जमा हो जाएगी, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो इस तरह हमने PDF के हर एक पेज और हर एक नियम को बिना छोड़े क्रमबद्ध तरीके से पूरी तरह कवर कर लिया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही शानदार चर्चा रही। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।